नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में गणितीय अभिक्षमता मैथमेटिकल एप्टीट्यूड यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का यह जो यूनिट है वह मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के नाम से है, जिसमें से मैं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के प्रश्न इस वीडियो में बना रहा हूँ। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न को लेकर के मैं इस वीडियो में आया हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार के प्रश्न हैं जो अब नेट फर्स्ट पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि इस वीडियो में आप लोगों के लिए किस प्रकार के प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूँ। देखें, मैं जो प्रश्न लेकर के आया हूँ यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और जब से सिलेबस चेंज हुआ है ऐसे प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, तो चलिए देखिए प्रश्न क्या है। देखें, एक किसान के पास कुछ गायें एवं कुछ मुर्गियां हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 एवं कुल पैरों की संख्या 140 हो तो किसान के पास कितनी गायें हैं। आप देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न नेट फर्स्ट पेपर में सिलेबस चेंज होने के पहले भी पूछे गए हैं, जहां पर आप देखेंगे कि आप 2014-15 में एक प्रश्न पूछा गया था कि किन्हीं दो रेलवे स्टेशनों के बीच के 3 टिकटों का मूल्य दिया गया था और किन्हीं अन्य 2 रेलवे स्टेशनों के बीच के 2 टिकटों का मूल्य, इस प्रकार से। ठीक है, और फिर इस प्रकार का प्रश्न बनाया गया था। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे प्रश्न पहले भी पूछे जाते रहे हैं और आज भी अब तो इसको सिलेबस में ही ला दिया गया है। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड को जब सिलेबस में ला दिया गया तो इस प्रकार के प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना अब अधिक हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, पहले मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ दिए जाते थे, लेकिन अब तो यह सिलेबस में आने के बाद से 50-50% हो गया है। जो मैथमेटिकल रीजनिंग है 2-3 क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग के दे रहे हैं और 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जा रहे हैं। तो आप देखें इसमें अब बंट गया है, 3 रीजनिंग 3 मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से आप मान के चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चंस आपको लगाने ही लगाने हैं। रीजनिंग का हो सकता है कम कर दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को लगाना आपको आना चाहिए। अब देखिए ये जो प्रश्न है ये आप देखेंगे समीकरण बना करके, यह 2 चर वाले समीकरण बना करके फिर इसको सॉल्व किया जाता है। तो 2 चर वाले समीकरणों पर आधारित ये प्रश्न होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि इसको कैसे लगाया जाएगा। सबसे पहले देखें यह जो प्रश्न है इसका ऑप्शन है। ऐसे यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया ना, किसान के पास कितनी गायें हैं। किसान के पास गायों की संख्या यह पूछी जा रही है, कितनी गायें हैं, तो उन्हीं की ये संख्या यहाँ पर दे रखा है। ऑप्शन में 26, 24, 22, 20 क्या होगा यही हमें ज्ञात करना है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन हम चूज़ करें, इसके लिए चलिए आइए देखते हैं। हम लोग सवाल लगाते हैं सबसे पहले देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को लगाते समय जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उसे आपको ध्यान में रखना होगा। अब बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है भाई। देखिए जैसे आपसे कहा गया एक किसान के पास कुछ गायें और कुछ मुर्गियां हैं। ठीक है, और सभी सिरों की संख्या कितनी दे रहा है, सिरों की संख्या 48 दे रहा है। भाई देखिए जानवर कोई भी हो सबके सिर तो एक ही होते हैं, किसी का सिर 2 नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद पैरों की संख्या है ना। जब पैरों की संख्या की बात की जा रही तो जानवरों के अलग अलग जानवरों के पैरों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे आप देखेंगे गाय है, गाय के पैरों की संख्या 4 है। फिर आप देखेंगे जो मुर्गी है यह क्या है, पक्षी है, इसके पैरों की संख्या 2 है। ठीक है, तो इन्हीं ये जो बेसिक्स हैं इनको आपको ध्यान में रखना होगा, इन्हें हमें ध्यान में रखना होगा। अब देखिए करना क्या है हमें। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि गायों की संख्या x है, मुर्गियों की संख्या y है, या कुछ भी a, b
जो आपको मानना हो आप मान सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैं भी ऐसा ही कुछ किया हूँ। सबसे पहले मैंने मान लिया कि गायों की संख्या कितनी है, y। गायों की संख्या मैंने y मान ली है, और जब हमने गायों की संख्या y मान ली तो इनके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहीं पर मैं लिख लिया हूँ साथ ही साथ में। गायों के पैरों की संख्या, भाई गायों की संख्या y है तो उनके पैरों की संख्या, एक गाय के कितने पैर होंगे, 4 पैर होंगे। यानी कि जितने भी गाय होंगे उनमें गायों की संख्या में 4 से गुणा कर देंगे तो गाय के पैरों की कुल संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। तो ये हो गया 4y। ठीक है, एक गाय के 4 पैर, 2 गाय के 4 गुणे 2, 3 गाय के 4 गुणे 3। तो ऐसे ही y गाय के पैरों की संख्या 4 गुणे y, 4y। चलिए अब आगे चलते हैं। मुर्गियों की संख्या हमने z मान लिया। मुर्गियों की संख्या कितनी है, z है। तो मुर्गियों के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2z। भाई एक मुर्गी के 2 पैर तो 2 मुर्गी के 2 गुणे 2 पैर, 4 मुर्गी के 2 गुणे 4 पैर। ठीक है, ऐसे ही z मुर्गियों के पैरों की संख्या 2 गुणे z, ये हो जाएगा। अब देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है कि कुल सिरों की संख्या 48 है। कुल सिरों की संख्या 48। भाई सिर तो एक ही होते हैं जानवरों के, यानी कि गायों की संख्या और मुर्गियों की संख्या को अगर हम जोड़ दें तो टोटल 48 होगा। तो यही हमने किया। देखिए गायों की संख्या प्लस मुर्गियों की संख्या को हमने जोड़ दिया तो कितना आ रहा है, 48। भाई जितनी गायें उतने सर, जितनी मुर्गियां उतनी सर। तो गायों के सरों की संख्या और प्लस मुर्गियों के सरों की संख्या बराबर 48, यही तो दिया है ना प्रश्न में। तो हमने इससे क्या किया, यह पहला समीकरण बना लिया। अब देखिए दूसरा आगे क्या करा, कुल पैरों की संख्या 140 है तो इससे हम दूसरा समीकरण बना लेते हैं। तो पैरों की संख्या हम निकाल चुके हैं, गायों के पैरों की संख्या 4y और मुर्गियों के पैरों की संख्या 2z। तो जोड़ देते हैं, 4y प्लस 2z जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा, यह 140 आएगा। देखिए ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया, 4y प्लस 2z बराबर 140। ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब देखिए जब ये समीकरण बन गए, अब हमें इन दोनों ही समीकरणों को सॉल्व करके हमें x, ये जो हमारा y और z है उसका मान हमें निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए देखिए हमें करना क्या है कि किसी एक समीकरण में से दूसरे को हम घटा देते हैं, और इस प्रक्रिया में हमें यह देखना होगा कि कोई एक जो वेरिएबल हो दोनों में समान हो। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर y है, यहाँ 4y है, दोनों बराबर नहीं है। अगर यहाँ भी 4y होता, यहाँ भी 4y होता तो हम क्या करते हैं, एक समीकरण में से दूसरे को घटा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और दूसरा देखते हैं z, यहाँ z है, यहाँ 2z है, ये भी दोनों बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर होते तो एक में से दूसरे को हम घटा देते। अब बराबर नहीं है तो हमें क्या करना होगा, किसी एक चर को दोनों में बराबर करना होगा हमें। तो बराबर करने के लिए गुणा या भाग करना होगा। जैसे देखिए अगर हम चाहते हैं कि y दोनों में बराबर हो तो यहाँ देखिए 4y है, तो यहाँ भी क्या करना होगा, इस पूरे समीकरण में हमको 4 से गुणा कर देना होगा। ठीक है, और यदि हम चाहते हैं कि z को बराबर करें तो z को बराबर करने के लिए z में यहाँ क्या 2 से गुणा है तो यहाँ भी 2 से गुणा करना होगा। तो हमको क्या करना होगा, इस पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर देना होगा। यह जो हमारा समीकरण है, इस पूरे समीकरण में हमको क्या करना होगा, 2 से गुणा कर देना होगा। 2 से y में, 2 से z में, 2 से 48 में। ठीक है ना। तो चलिए अगला स्टेप अब यही हमको करना है। समीकरण 1 में देखिए, अब यह जो प्रश्न है इसको सॉल्व करते समय मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, जब आप 2 से गुणा करेंगे तो z बराबर हो जाएगा और z कट जाएगा और y का मान आपको मिलेगा। और जब आप y को बराबर कर देंगे तो y कट जाएगा और z का मान आपको मिलेगा। फिर उसको क्या करेंगे, समीकरण किसी भी पहले में या दूसरे में रख करके दूसरे का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए अभी समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए जब हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का गुणा y में होगा 2y, प्लस 2 का गुणा z में होगा 2z, और 48 में 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 96। तो ये आ जाएगा हमारा 2y प्लस 2z बराबर 96। ये हो गया अब हमारा तीसरा समीकरण। अब देखिए हमको करना क्या है, अब देखिए अब यह जो है दूसरा समीकरण, यहाँ पर ये क्या है 2z है, यहाँ भी अब 2z है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे में से यह जो नया समीकरण अब हमारा बना है, पहला वाला जिसमें हम 2 से गुणा कर दिए थे, और यह जो तीसरी समीकरण आई है इसे हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप ये हमको करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 3, यानी कि यह जो समीकरण है इसमें से इसको घटा दिया जाए।
ठीक है, तो देखें सबसे पहले हम समीकरण 2 लिखेंगे, 4y + 2z बराबर 140। अब अगला समीकरण 2y + 2z बराबर 96। इसको हम लिख लेंगे और इसको घटाएंगे। घटाएंगे कैसे? घटाने के लिए देखिए इस प्रकार से आप लाइन खींच लेंगे और देखिए जब आप घटाएंगे तो ये जो जो घट रहा है उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये देखिए प्लस है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस। तो अब क्या हो जाएगा, यहीं नीचे लिख देते हैं ऐसे माइनस। ये भी प्लस है तो यहाँ लिख देंगे माइनस। यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है यानी कि प्लस, तो यहाँ लिख देंगे माइनस। अब हमें घटा देना है, 4 में से 2y घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2y। 2z ये क्या होगा, कट जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो ये कट जाता है। अब 140 में से 96 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 44। तो देखिए ये 4y में से 2y घटा दिया तो 2y बचा, ये तो कट गया, बराबर 140 में से 96 घटा दिए तो 44। अब हमें क्या करना है, अब y का मान निकालना है। y को इस पक्ष में हम अकेले छोड़ देंगे, यानी कि 2 यहाँ पर क्या है, गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग दे देगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, 42। देखिए जब यहाँ पर y को आप अकेले छोड़ेंगे तो 2 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 44/2। ठीक है, 2 से काट देंगे इसको, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, 22। ठीक है, ये तो यहाँ पर आ गया 22। y बराबर कितना आ गया, 22। y हमने किसकी संख्या मान रखी थी, गायों की संख्या। तो यहीं पर यह प्रश्न पूछा है गायों की संख्या कितनी है, y का मान 22 आ गया, तो हम कह देंगे गायों की संख्या कितनी है, 22। अब यदि मान लेते हैं कि यहीं पर मुर्गियों की संख्या भी पूछी गई होती, तब क्या करेंगे, अब यह जो y है, इस y का मान हम यह जो समीकरण 1 है y + z बराबर 48, इसमें रख करके हम निकाल लेंगे। ठीक है ना, यह जो हमारी समीकरण नंबर 1 है इसमें रखेंगे और निकाल लेंगे। तो वह क्या है भाई, देखिए y + z बराबर कितना है, 48 है ना। तो z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा 48 - y, यानी कि 48 - 22 बराबर कितना हो जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, तो मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 26। तो यही हम करेंगे, तो देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए अब हमारा आ गया, गायों की संख्या कितनी है, गायों की संख्या y बराबर 22। तो मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी, मुर्गियों की संख्या z बराबर 48 - 22 बराबर 26। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यदि मुर्गियों की संख्या पूछा गया होता तो मुर्गियों की संख्या, अब देखिए जो हमारा ऑप्शन है इसमें मुर्गियों की संख्या भी है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पूछा गया था गायों की संख्या, तो यह हम उत्तर देंगे। यदि मुर्गियों की संख्या पूछा गया होता तो ये वाला उत्तर देते। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए एक और प्रश्न को देखते हैं। देखिए अभी मैं जिस प्रश्न की बात कर रहा था, जहाँ पर आप देखें विभिन्न 2 रेलवे स्टेशन, जैसे वाराणसी से जौनपुर के बीच के 3 टिकटों का मूल्य कुछ है, फिर वाराणसी से मिर्ज़ापुर के 2 टिकटों का कुछ मूल्य है, ये दे दिया गया है। ठीक है, और फिर ऐसे ही आपसे कहा जाएगा कि बताइए फिर क्या कहते हैं, बनारस से जौनपुर के 1 टिकट का मूल्य और बनारस से मिर्ज़ापुर के 2 टिकट का मूल्य क्या होगा, बताइए। ठीक है, ये इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो उसी का उदाहरण यहाँ पर ये है, आप देखेंगे। हाँ, ये पेंसिल और रबर कलम को लेकर के बनाया गया हुआ है। ठीक है, वैसा ही प्रश्न है। तो देखें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगली हमारी जो वीडियो होगी वहाँ पर मैं ये जो रेलवे स्टेशन के बीच के जो टिकटों का मूल्य है, इस पर आधारित प्रश्नों को भी मैं बनाऊंगा, तो उसको भी अवश्य ही देखिएगा। ठीक है, तो देखें अब हमें यहाँ क्या करना है। देखिए प्रश्न है, यदि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य कितना है, 50 रुपये है। ठीक है, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये हो, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये हो, तो 1 पेंसिल एवं 1 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए दोनों पेंसिल और कलम दोनों का मूल्य आपसे पूछा गया है। किसी एक चीज़ का भी मूल्य पूछा जा सकता था कि बताइए 1 पेंसिल का मूल्य कितना होगा या 1 कलम का मूल्य कितना होगा। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो जब 1 पेंसिल का मूल्य पूछा जाएगा तो केवल पेंसिल का जो मूल्य आएगा, 1 पेंसिल का कितना मूल्य आएगा वो आपको देखना होगा। और यदि पूछा जाएगा कि 1 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो आपको देखना होगा कि ऑप्शन में 1 कलम का जो मूल्य आया है वह कहाँ पर है। ठीक है, अब इस प्रश्न में
पेंसिल और कलम दोनों का ही मूल्य। तो आपको ध्यान देना होगा, सबसे पहला जो जब आप ऑप्शन में ढूंढेंगे तो क्या होगा, पहला पेंसिल का मूल्य होगा। देखिए यहाँ पर, यह देखें, ये जो है जो 3 है यह क्या है, यह पेंसिल का मूल्य है, और बाद वाला यह क्या है, कलम का मूल्य है। ये पेंसिल, ये कलम, ये पेंसिल, ये कलम, ये पेंसिल और ये कलम का मूल्य है। ठीक है, उल्टा नहीं करना होगा हमें यहाँ पर, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना होगा। तो चलिए ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे पिछला प्रश्न हम लोगों ने लगाया वैसे ही यहाँ भी करना है। मान लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, एक कलम का मूल्य y रुपये, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 7 कलम का मूल्य कितना होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 50 रुपये आएगा। ठीक है, ऐसे हम समीकरण बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं। तो देखें यहाँ पर जो मैं जो प्रश्न में माना हूँ, देखिए यहाँ पर माना एक पेंसिल का मूल्य y रुपये, हमने यह जो पेंसिल है इसका मूल्य y मान लिया। ठीक है, और एक कलम का मूल्य हमने क्या है, z मान लिया। तो देखिए एक पेंसिल का मूल्य y रुपये है, तो 2 पेंसिल का 2y, 3 पेंसिल का 3y, इसी प्रकार से 5 पेंसिल का कितना मूल्य होगा, 5y। और कलम का मूल्य z है, एक कलम का मूल्य z, तो 2 कलम का 2 गुणे z, ऐसे ही 7 कलमों का 7 गुणे z। तो अब आप यदि 5 पेंसिल के मूल्य और 7 कलम के मूल्य को जोड़ दें तो कितना आएगा, 50 रुपये आएगा। इस प्रकार से हमारा क्या है, पहला समीकरण बनेगा। आइए समीकरण बनाते हैं। देखिए तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य y, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5y, और 7 कलमों का मूल्य, एक कलम का मूल्य z, तो 7 कलम का मूल्य 7z बराबर 50। ये दिया हुआ है प्रश्न में। तो प्रश्नानुसार हम ये क्या करेंगे, ये पहला समीकरण बना लिए। अब आइए दूसरे समीकरण की तरफ। यहाँ क्या कर रहे हैं कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है, 46, तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 7y। ठीक है, देखिए 7 पेंसिल का मूल्य 7y और 5 कलम का मूल्य 5z बराबर कितना हो जाएगा, यह 46। ठीक है, ये हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि किसी एक को बराबर कर देंगे। अब यहाँ देखिए दोनों ही, वैसे मैं चाहता हूँ कि z जो है दोनों जगह z का मान समान हो जाए। तो यहाँ पर 7 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पर 5 करने के लिए तो भाग देना होगा। किसका भाग दें, 7 में कितने का भाग दें कि 5 हो जाए। ठीक है, या 5 में हम कौन सी संख्या गुणा करें कि 7 आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा कठिन है। दोनों क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। जब ऑड नंबर्स होते हैं तो हम क्या करते हैं कि यह जो है 7 है, इस 7 में इस 5 का गुणा कर दें और इस 5 में इस 7 का गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यहाँ भी 35 हो जाएगा, यहाँ भी 35 हो जाएगा, और z हमारा क्या होगा, दोनों समीकरण में समान मान रखने वाला आ जाएगा। ठीक है ना, जो z होगा, z का ये जो टोटल वैल्यू होगा यहाँ पर वह क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, 35z दोनों में यह जो हमारा पद होगा वह बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले में 5 से गुणा कर दें समीकरण, इसमें यह जो समीकरण है इसमें हम 5 से गुणा कर दें, और इस वाले समीकरण में 7 से गुणा कर दें। चलिए आइए यही देखते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर, इस वाले में जब 5 से गुणा करेंगे तो z क्या हो जाएगा, 35z हो जाएगा, और इस वाले में जब 7 से करेंगे तो यह भी 35z हो जाएगा। ठीक है ना, तो समीकरण 1 में 5 से एवं समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर, आइए करते हैं। देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, 5y प्लस 7z है बराबर 50। इसमें हमने क्या किया, 5 से गुणा कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 5 से 25y प्लस 35z बराबर 250। ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। ठीक ऐसे ही है जो दूसरा समीकरण है, इसमें 7 से गुणा कर देते हैं। देखिए 7y प्लस 5z बराबर 46, इसमें 7 से गुणा कर देते हैं, 7 7 49। ठीक है, 49y प्लस 7 से 35z। देखिए अब ये 35z हो गया, और बराबर 7 गुणे 46 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 322। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमने क्या किया, पहले समीकरण में 5 से और दूसरे समीकरण में 7 से गुणा करके अब ये हम समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 ये हम प्राप्त कर लिए। अब देखिए यह हमारा बड़ा है, समीकरण नंबर 4 में 322 बड़ा है, तो इसमें से ये घट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा देंगे, तो अभी हो जाएगा समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, ये जो 4 है इसमें से 3 को घटा देंगे। तो आइए देखें, 4 हमारा क्या है, 49y प्लस 35z बराबर 322। इसमें से हम इसको घटा देते हैं,
देखिए 25y प्लस 35z बराबर। अब इसको घटाने के लिए पिछले प्रश्न में बताया हूँ घटाने का तरीका क्या है। आप ऐसे एक लाइन खींचेंगे, या जो भी चिन्ह होगा, नहीं जब घटाते हैं तो जो समीकरण घट रहा होता है उसके सभी चिन्ह हमारे क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, घटाने पर तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर भी ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये तो कट जाएगा। 35z में से 35z घटाएंगे तो क्या होगा, कट जाएगा, शून्य आएगा। 49y में से 25y घटाइए तो कितना आ जाएगा, 24y। नेक्स्ट ये हमारा आ जाएगा 24y। दिस इज इक्वल, अब आप यहाँ पर घटा दीजिए, 322 में से 250 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 72। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान निकालेंगे। y का मान निकालेंगे क्या करना होगा, इसको अकेले छोड़ना होगा और 24 को दूसरे पक्ष में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आकर के 72 को भाग दे देगा। ठीक है, 72 डिवाइडेड बाई 24 ये हो जाएगा। तो 24 से भाग दीजिए, 24 गुणे 3 करेंगे तो 72 आएगा। यानी कि y का मान कितना आ गया, y बराबर 3। ठीक है, y बराबर 3। 24 यहाँ करके भाग देगा इसको, ठीक है, 72 को, तो 72/24 बराबर 3। तो y का मान कितना आ गया, 3। अब इस यह जो y का मान 3 आ गया, इसको हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी भी एक समीकरण में रख करके z का मान हम निकाल लेते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए समीकरण 1 क्या है, 5 गुणे y है ना, 5y प्लस 7z बराबर 50। y का मान 3 है तो यहाँ हम रख देते हैं। देखिए y का मान 3 रखेंगे तो 5 से कितना होगा, 5 3 जा 15, 15 प्लस 7z बराबर 50। अब देखिए यहाँ पर जुड़ रहा है, इधर आएगा तो घट जाएगा। 7z बराबर 50 माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा, 7z बराबर 35। देखिए 7z बराबर 35, 50 में से 15 घटा देंगे तो 35 आएगा। अब क्या करेंगे, z का मान निकालना है तो z को अकेले छोड़ देते हैं। z बराबर क्या हो जाएगा, 7 यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 35/7। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 35/7। 7 से हम 35 को भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो कितना आंसर आ जाएगा, 5। z बराबर 5, z बराबर आ गया हमारा 5। ये हो गया। अब देखिए y हमने क्या मान रखा था, y हमने पेंसिल का मूल्य माना था। तो y का मूल्य कितना आया, 3। यानी कि पेंसिल का मूल्य कितना है, 3 रुपये। और z क्या है, z हमारा था कलम का मूल्य यानी कि 5। तो अब क्या हो जाएगा, ये एक पेंसिल का मूल्य y बराबर 3 रुपये और एक कलम का मूल्य z बराबर 5 रुपये, यही आ गया। यानी कि क्रमशः पेंसिल का मूल्य 3 और 5, यही हमको देखना होगा कहाँ है, ये वाला ऑप्शन। पेंसिल का मूल्य, देखिए पहले पेंसिल है तो पहले पेंसिल का मूल्य रखेंगे, और फिर बाद में कलम है तो उसके बाद कलम का मूल्य, तो 3 और 5 ही आएगा। अब यहाँ देखिएगा ऑप्शन में 5 और 3 भी है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि पहले कौन सी वस्तु का मूल्य आपको बताना है। जो पहले दिया गया है उसका मूल्य पहले, जो बाद में दिया गया उसका मूल्य बाद में। ठीक है, तो ये क्या है, यह जो 5 है वह हमारा कलम का मूल्य है, ना कि पेंसिल का। ठीक है, और यह क्या है, यह पेंसिल का मूल्य है, ना कि कलम का। तो उत्तर क्या होगा, ये है ना, ये उत्तर हो जाएगा पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और कलम का मूल्य 5 रुपये। इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, एक बार आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, इसको समझने की आवश्यकता है। बेसिकली इसमें हम मान लेते हैं कि पेंसिल का मूल्य क्या है, y मान लिया, x मान लिया, कुछ भी मान लेते हैं, ABC कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, तो पेंसिल का मूल्य y मान लिया, कलम का मूल्य z मान लिया। फिर यहाँ पर जो प्रश्न में जो भी आप देखिए, प्रश्न में जो भी कह रहा है उसके अनुसार आपको समीकरण बनाना है। समीकरण बना लेते हैं और फिर दोनों समीकरणों को हम क्या करते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको देखना होगा कि कोई एक जो चर है उसे आपको क्या करना है, काटना होता है। ठीक है, क्योंकि वह जब कट जाएगा तो केवल एक ही चर बचेगा, और जब एक चर बचेगा तो उसका मान आप आसानी से निकाल लेंगे। तो किसी एक चर को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों समीकरणों में उसको समान वैल्यू का बनाना होगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें किसी संख्या से गुणा या भाग करके हम उसको समान कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे करते हैं ये आप देख सकते हैं। पिछला जो प्रश्न था उसमें मैं बताया। ठीक है, वहाँ पर क्या था कि एक ही समीकरण में केवल आपको गुणा करना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि जो पहला समीकरण था वह एक y प्लस जेड था, और दूसरा क्या था, वह था आपका 2y प्लस 3y प्लस 2z, इस प्रकार से था।
ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ, केवल एक ही समीकरण में हमको गुणा करने पर दोनों समीकरणों में किसी एक का मान क्या हो गया, समान हो गया था, ठीक है ना। लेकिन जब दोनों में अलग अलग होते हैं तो दोनों ही समीकरणों में हमको, जैसे इस प्रश्न में मैं किया हूँ कि पहले में 5 से गुणा किया और दूसरे में 7 से, तो ये जेड वाला जो है वो देखिए बराबर हो गया यहाँ पर, ठीक है, 35Z, तो ये कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप y का मान निकाल लेंगे और y के मान, जब आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा तो उसे किसी एक समीकरण में रख करके z का भी मान आप प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हमें सॉल्व करना होता है। तो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, धीरे धीरे देखिए और इसको समझने का प्रयास करिए और फिर अभ्यास करें। अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही ऐसे प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। बहुत ही धैर्य के साथ लगाइए, घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स नहीं आता है तो आप नहीं लगा पाएंगे, नहीं। आज आप जब नेट जैसे बड़े एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आप निश्चित ही लगा लेंगे। बस एक क्या है, संकल्प करने की आवश्यकता है कि नहीं मुझे आ सकता है, ठीक है। और आने के लिए क्या करना होगा, आपको जो भी प्रश्न हैं वह चाहे किसी किताब से या जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वीडियो से या अन्य जिस भी माध्यम से आप देख रहे हैं, सीखने की आवश्यकता है। चाहे जिस माध्यम से सीखिए, लेकिन सीखिए, और सीखने के लिए धैर्य की आवश्यकता है। बहुत ही धैर्य के साथ एक एक स्टेप को समझिए। समय लगेगा, आपको समय लगेगा। किसी एक प्रकार के प्रश्न को जानने में हो सकता है अगर आप उस पर लगातार लगे रहेंगे तो 1 दिन 2 दिन में समझ में आ जाएगा। एक ही प्रकार के प्रश्न पर यदि आप लगातार लगे रहेंगे तो निश्चित ही समझ में आएगा। यदि भटकेंगे, नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दिए फिर दूसरे प्रकार के प्रश्नों को, तो कोई भी प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही ज़रूरी है कि पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आप प्रश्नों को लगाना सीखें, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो रिपीट करके देख लीजिए। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताएं कि क्या समस्या आ रही है, तो मैं उसके अनुसार फिर से आपको दूसरी वीडियो बना करके मैं समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं इस वीडियो में प्रयास किया हूं कि ऐसा न हो कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। फिर भी यदि कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लिख करके भेजिए, मैं फिर से प्रयास करूँगा आपको मैं समझाने का, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए देखिए प्रश्न है, देखें, यदि 2 पेंसिल और 3 रबरों का मूल्य 31 रुपये हो तो 3 पेंसिल और 2 रबरों का प्रश्न है, यदि 2 पेंसिल और 3 रबरों का मूल्य 31 रुपये हो तथा 3 पेंसिल और 2 रबरों का मूल्य 34 रुपये हो तो एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए एक पेंसिल का, केवल एक पेंसिल का मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो आपको बताना होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3, 5, 8, 6.5 रुपये। तो जो ऑप्शन सही हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।